हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पोर्टल ऑफ एपेक्स एकेडमी रुड़की। सो स्टूडेंट, हमने यहाँ पर स्टार्ट किया हुआ है थर्मोडायनेमिक्स की वीडियो लेक्चर सीरीज और लास्ट क्लास में हमने स्टडी किया था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इन ब्रैकेट कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की अभी तक आपकी 2 क्लास कंप्लीट हो चुकी हैं और आज ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का थर्ड और लास्ट आपका लेक्चर होगा। तो चलिए देखते हैं कि जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में आज हम स्टार्ट करेंगे, जो सबसे पहला टॉपिक है आपका वो है एंथैल्पी। एंथैल्पी को बोल सकते हैं आप टोटल हीट कंटेंट। एंथैल्पी क्या है इसको समझते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं थर्मोडायनेमिक्स की बात करूं, इन थर्मोडायनेमिक्स द टर्म U plus PV appears frequently and for convenience this term is taken as enthalpy। एंथैल्पी क्या है चलिए इसको समझते हैं एक छोटी सी डेफिनेशन से कि अगर मैं यहां पर स्टूडेंट थर्मोडायनेमिक्स की बात करूं, इन थर्मोडायनेमिक्स एंथैल्पी। देखिए अगर मैं यहां पर बात करूं थर्मोडायनेमिक्स की, तो थर्मोडायनेमिक्स में जो टर्म है U plus PV अपीयर्स फ्रीक्वेंटली। अब इसकी जरूरत कहां पड़ेगी वो मैं आपको भी बताऊंगा, ठीक है। तो थर्मोडायनेमिक्स के अंदर जो टर्म है U plus PV वो अपीयर्स क्या है फ्रीक्वेंटली, जिसको हमने नाम दिया एंथैल्पी। तो एंथैल्पी क्या है कि H इज इक्वल टू U plus PV। अगर कोई भी आपसे डेफिनेशन पूछता है कि व्हाट इज एंथैल्पी, तो आप यानी टोटल हीट कंटेंट आप इस फॉर्म में डेफिनेशन दोगे कि एंथैल्पी क्या है, H इज इक्वल टू U plus PV। H क्या है यहाँ पर आपका एंथैल्पी, U क्या है आपके पास में इंटरनल एनर्जी, H आपके पास में क्या है यहाँ पर एंथैल्पी, U क्या है आपके पास में इंटरनल एनर्जी, P क्या है यहां पर आपके पास में एक्सटर्नल प्रेशर और V क्या है यहां पर आपके पास में वॉल्यूम। तो जब भी आपसे कोई पूछता है व्हाट इज एंथैल्पी, तो आपका आंसर क्या आएगा, H इज इक्वल टू U plus PV। चलिए अगर हम यहां पर बात करेंगे कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ एंथैल्पी, तो आप सभी को पता है कि H इज इक्वल टू U plus PV। ये क्या है आपके पास में इंटरनल एनर्जी, और आपको पता है कि जो इंटरनल एनर्जी है उसकी यूनिट क्या होगी, जूल या किलोजूल। प्रेशर की यूनिट क्या आएगी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इनटू ये क्या है आपके पास में वॉल्यूम मीटर क्यूब। तो मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल आउट, क्या बचेगा आपके पास में न्यूटन मीटर, और न्यूटन मीटर क्या लिखेंगे बच्चों यहां पर हम, जूल। तो ये क्या है आपके पास में जूल, ये क्या है आपके पास में जूल। तो जो एंथैल्पी की यूनिट आएगी स्टूडेंट, वो भी क्या आएगी आपके पास में, जूल या किलो जूल। तो यहां से आपको पता चला कि जो एंथैल्पी की यूनिट आएगी वो क्या आएगी, जूल या किलो जूल। अब सवाल ये है कि जो एंथैल्पी की यूनिट है वो क्या है, जूल या किलो जूल। लेकिन एंथैल्पी है क्या, देखिए एंथैल्पी क्या है आपके पास में, जो एंथैल्पी हो गया आपके पास में, ये क्या है, टोटल हीट कंटेंट। देखिए मान लीजिए कि ये आपके पास में एक छोटा सा कंटेनर है और इस कंटेनर के अंदर गैस के मॉलिक्यूल्स हैं और इन मॉलिक्यूल्स के पास में कुछ इंटरनल एनर्जी है। अगर मैं एब्सोल्यूट की बात करूं तो एब्सोल्यूट के केस में ये जो वॉल्यूम आएगी ये वेरी स्मॉल आएगी, नेग्लिजिबल वॉल्यूम। जब आप इस वॉल्यूम को यहां से हीट सप्लाई करोगे, क्या करोगे, हीट सप्लाई करोगे, तो ये जो वॉल्यूम होगी ये क्या करेगी आपकी, एक्सपेंड करेगी। एक्सपेंड कैसे, कुछ इस तरीके से एक्सपेंड करेगी। और ये क्या है यहां पर आपके पास में, गैस के मॉलिक्यूल्स, गैस के क्या है आपके पास में, मॉलिक्यूल। तो जब ये वॉल्यूम आपकी एक्सपेंड करेगी, तो एक्सपेंड करने के लिए इस वॉल्यूम को इस पोजीशन से इस पोजीशन तक लाने के लिए हमने क्या किया, कुछ वर्क किया, वो क्या है आपके पास में PV। तो जो एंथैल्पी है, टोटल हीट कंटेंट है, वो क्या है, U plus PV। ये क्या है आपके पास में, U plus PV। अब मान लीजिए कि
आपको पता है कि जो वाटर है, वाटर से हम क्या है इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं। वो कैसे? वाटर को सबसे पहले हम क्या करेंगे, बॉयल करेंगे। बॉयल करने के बाद अगर हम वैसी बात करें थर्मल पावर प्लांट की, तो बॉयल करने के बाद क्या है आपकी स्टीम जनरेट होगी। उस स्टीम को ले जाएंगे हम टरबाइन के अंदर, वहां से हम टरबाइन को रोटेट कराएंगे और टरबाइन से कनेक्ट है हमारा डायनामोमीटर, वहां से हमारी इलेक्ट्रिसिटी क्या होगी, प्रोड्यूस होगी। अब सवाल यह है कि अगर मैं बेटर क्वालिटी की स्टीम को टरबाइन के अंदर एंटर नहीं कराऊंगा तो वो जो टरबाइन है आपकी वो रोटेट नहीं कर पाएगी। जैसे मान लीजिए प्रेशर कुकर की अगर हम बात करें तो प्रेशर कुकर के अंदर से जो स्टीम निकलेगी, अगर मैं उस स्टीम को डायरेक्ट टरबाइन के अंदर डाल दूं तो आपकी टरबाइन क्या है, रोटेट नहीं कर सकती। उसके लिए उसको क्या चाहिए, बेटर क्वालिटी क्या चाहिए आपको, स्टीम चाहिए। और वो जो बेटर क्वालिटी की स्टीम है वो बताएगी कि ये जो स्टीम है ये इस टरबाइन को रोटेट करा सकती है या नहीं करा सकती। वो क्या बताएगी आपको, एंथैल्पी। वो क्या बताएगी आपको, एंथैल्पी, कि ये जो स्टीम है ये इस टरबाइन को रोटेट करा सकती है या नहीं करा सकती, वो बताएगी आपको एंथैल्पी। तो एंथैल्पी क्या है स्टूडेंट आपका यहाँ पर, टोटल हीट कंटेंट। ये तो क्लियर हो ही गया होगा आपको कि एंथैल्पी क्या है। और यूनिट क्या है एंथैल्पी की, जूल या किलो जूल। चलिए अब यहां पर आपको पता चला कि जो एंथैल्पी है, एंथैल्पी क्या है आपका, इंटरनल एनर्जी। जो एंथैल्पी है स्टूडेंट आपके पास में, इंटरनल एनर्जी की बात करिए, क्या है आपके पास में, प्रॉपर्टी। प्रेशर भी क्या है आपके पास में, प्रॉपर्टी। वॉल्यूम भी क्या है आपके पास में, प्रॉपर्टी। इंटरनल एनर्जी क्या है आपके पास में, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। प्रेशर क्या है आपके पास में, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। वॉल्यूम क्या है आपके पास में, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। अब आपको ये तो पता चला कि जो एंथैल्पी है वो समेशन और प्रोडक्ट है किसका, प्रॉपर्टीज का। अब प्रॉपर्टी जब मैंने आपको पढ़ाया था, प्रॉपर्टी क्या है, टू टाइप्स की होंगी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो यहां से हम देखेंगे कि जो एंथैल्पी है वो किस तरह की प्रॉपर्टी है आपकी, एक्सटेंसिव और इंटेंसिव। चलिए तो यहां से क्या आएगा आपके पास में कि जो H है, H इज इक्वल टू U प्लस PV। इंटरनल एनर्जी क्या है आपके पास में, एक्सटेंसिव। प्रेशर क्या है आपके पास में, इंटेंसिव। वॉल्यूम क्या है आपके पास में, एक्सटेंसिव। तो अब आपको बताना है कि जो एंथैल्पी आएगी वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है या एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। बात समझ में आ रही है ना आपको। चलिए देखते हैं कैसे। यहां पर क्या है कि H इज इक्वल टू U प्लस PV। आपको पता है कि जो इंटरनल एनर्जी है ये भी क्या है, प्रॉपर्टी। ये भी क्या है, प्रॉपर्टी। ये भी क्या है आपकी प्रॉपर्टी। इंटरनल एनर्जी किस तरह की प्रॉपर्टी है आपके पास में, एक्सटेंसिव। प्रेशर क्या है आपके पास में, सॉरी इंटेंसिव। वॉल्यूम क्या है आपके पास में, एक्सटेंसिव। आपको बताना है कि जो एंथैल्पी है वो किस तरह की प्रॉपर्टी आपके पास में, वो इंटेंसिव है या एक्सटेंसिव। तो यहां से आप देख सकते हैं वर्ड है आपके पास में डायमेंशनल होमोजेनिटी। डायमेंशनल होमोजेनिटी। तो यहां से आप देख सकते हैं, अगर मैं कहूं आपको कि स्टूडेंट कि 2 kg क्या है आपके पास में पोटैटो प्लस 2 किलोवाट क्या है आपके पास में पावर, इन दोनों का सम करिए या इन दोनों की आप मल्टीप्लाई करिए या इन दोनों का आप सब्ट्रैक्ट करिए, तो आप ऐसा नहीं कर सकते। उसके लिए क्या चाहिए आपको, सेम यूनिट। क्या चाहिए उसके लिए आपको, सेम यूनिट। क्या है, डायमेंशनल होमोजेनिटी। तो यहां से इस टर्म को क्या कर देंगे हम, नेगलेक्ट, क्योंकि तो यहां पर हम ऐसा नहीं कर सकते कि एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी और एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का प्रोडक्ट कर सके। तो यहां पर देखते हैं जो इंटरनल एनर्जी वो क्या है आपके पास में, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो यहां से आप देख सकते हैं कि जो एंथैल्पी भी क्या आएगा आपके पास में, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी ही आएगा, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी ही आएगा। अब अगर मैं यहां पर बात करूं फिजिकल मीनिंग ऑफ एंथैल्पी, देखिए एक आपने पढ़ा इंटरनल एनर्जी और यहां पर हमने बात करी किसकी, एंथैल्पी की। अगर स्टूडेंट मैं यहां पर बात करूं एंथैल्पी की, इट इज द माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ एनर्जी ऑफ द फ्लोइंग फ्लूइड। ये क्या है आपके पास में, अगर मैं इंटरनल एनर्जी की बात करूं और एंथैल्पी की बात करूं, दोनों की दोनों क्या है, माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ एनर्जी। बट जो एंथैल्पी है आपका वो किसके लिए, फ्लोइंग फ्लूइड के लिए। फ्लूइड क्या आपके पास में, गैस भी हो सकता है, वो लिक्विड भी हो सकता है। तो जो एंथैल्पी है वो किसके लिए, फ्लोइंग फ्लूइड के लिए। अगर स्टूडेंट मैं यहां पर बात करूं इंटरनल एनर्जी की, तो जो इंटरनल एनर्जी है ये क्या है, इट इज द माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ एनर्जी। इसके लिए, स्टेशनरी फ्लूइड के लिए।
बात समझ में आ रही है ना, स्टेशनरी फ्लूइड के लिए। तो छोटा सा डिफरेंस भी देख सकते हैं आपकी, दोनों क्या है, माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। एक क्या है स्टेशनरी फ्लूइड के लिए और एक क्या है आपका फ्लोइंग फ्लूइड के लिए। चलिए अब मैं डेफिनेशन यहाँ पर लिख देता हूँ, आपको पता चल ही गया कि एंथैल्पी क्या है, टोटल हीट कंटेंट। एंथैल्पी क्या बताएगी कि किस क्वालिटी, किस बेटर क्वालिटी की स्टीम से हम किसी टरबाइन को रोटेट करा सकते हैं, वो क्या बताएगी आपको, एंथैल्पी आपको बताएगी। रिलेशन क्या है, H इज इक्वल टू यू प्लस पी वी। यू क्या है आपके पास में इंटरनल एनर्जी, पी वी क्या है आपके पास में वर्क, इसको हम बोल सकते हैं, ये वर्क ही कहेंगे। H इज इक्वल टू क्या है आपके पास में U प्लस पी वी। यू क्या है आपके पास में इंटरनल एनर्जी, पी वी क्या है आपके पास में यहाँ पर वर्क, और इज इक्वल टू क्या है आपके पास में एंथैल्पी। चलिए इसकी डेफिनेशन में लिख देता हूँ यहाँ पर बोर्ड पर। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं कि एज एंथैल्पी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सप्रेस्ड इन किलो जूल। जनरली जो हम एंथैल्पी को एक्सप्रेस करते हैं वो किस में करते हैं, किलो जूल में। तो स्टूडेंट यहां से आप देख सकते हैं, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है आपका कि एज एंथैल्पी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्रॉपर्टीज, देयरफॉर एंथैल्पी इज आल्सो अ प्रॉपर्टी एंड इट इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। और जो एंथैल्पी की यूनिट आएगी वो क्या आएगी आपके पास में, किलो जूल। देखिए आपको यूनिट और डायमेंशन का डिफरेंस तो पता ही होगा। अगर MLT की फॉर्म में हम लिखते हैं वो क्या है आपके पास में डायमेंशन, और ये क्या है आपके पास में यहाँ पर यूनिट। 2014 में रेलवे में क्वेश्चन आया था कि व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ एंथैल्पी। 4 ऑप्शन आपके पास में गिवन थे। क्वेश्चन क्या था, देखिए अगर आपको पता है जूल, एंथैल्पी की यूनिट अगर आपको पता है जूल, जूल कहाँ से आया आपके पास में, न्यूटन मीटर से, और न्यूटन क्या है आपके पास में फोर्स, फोर्स क्या है आपके पास में मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू मीटर। तो केजी क्या है आपके पास में m, ये क्या है आपके पास में लेंथ l स्क्वायर t माइनस के 2। तो यहां से डायरेक्ट आपके पास में आंसर आएगा ml2 t माइनस के 2। ये क्या है आपकी एंथैल्पी की डायमेंशन, और ये क्या है आपके पास में एंथैल्पी की यूनिट। ये क्वेश्चन आया था आपके पास में रेलवे 2014 में जेई में, जेई का एग्जाम हुआ था 2014 में, वहां पर ये क्वेश्चन आया था, क्या है ml2 t माइनस 2। ये क्या है, डायमेंशन है किसकी, एंथैल्पी की। तो चलिए अब हम बात करेंगे यहां पर स्पेसिफिक एंथैल्पी। स्पेसिफिक एंथैल्पी, स्पेसिफिक एंथैल्पी, और इसको हम डिनोट करेंगे स्मॉल h से। अब देखिए स्पेसिफिक एंथैल्पी क्या है, जब भी स्टूडेंट वर्ड आएगा आपके पास में स्पेसिफिक, तो ये क्या है, एनर्जी पर यूनिट मास। एनर्जी पर यूनिट मास क्या है आपके पास में, स्पेसिफिक। अब एनर्जी कौन से आपके पास में, अगर एंथैल्पी आएगी, एंथैल्पी पर यूनिट मास, स्पेसिफिक एंथैल्पी। और अगर आपके पास में आएगी इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी पर यूनिट मास, स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी। सेम ऐसे आपके पास में जो भी मैं पढ़ाऊंगा, एंट्रोपी, स्पेसिफिक वॉल्यूम, ये सारी सारी क्या है आपके पास में, एनर्जी पर यूनिट मास। तो चलिए यहां पर देखते हैं क्या है आपके पास में स्पेसिफिक एंथैल्पी। ये क्या है, एंथैल्पी पर यूनिट मास, एंथैल्पी पर यूनिट पर किलो जूल पर केजी, एक्सप्रेस्ड इन किलो जूल पर केजी। तो देखिए स्टूडेंट, जब भी मैं स्पेसिफिक एंथैल्पी की बात करूंगा उसको डिनोट करेंगे स्मॉल h से। एंथैल्पी पर यूनिट मास इज स्पेसिफिक एंथैल्पी एंड इट इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी एंड इज जनरली एक्सप्रेस्ड इन किलो जूल पर केजी। तो यहां से क्या आएगा आपके पास में, फॉर्मूले की बात करें, H इज इक्वल टू कैपिटल H बाई एम, कैपिटल H बाई एम। और मैंने आपको बता रखा है कि द रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी इज नोन एज इंटेंसिव प्रॉपर्टी। देखिए एंथैल्पी क्या है आपके पास में, एनर्जी क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, मास क्या है आपके पास में, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो किन्हीं भी दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का जो रेशियो होगा उसको हम कहेंगे स्पेसिफिक एंथैल्पी। बात समझ में आ रही है आपको। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा हीट ट्रांसफर इन वेरियस प्रोसेस फॉर क्लोज्ड सिस्टम। चलिए देखते हैं इसको, क्या आएगा आपके पास में, हीट ट्रांसफर
heat transfer in various process for closed system. चलिए देखते हैं इसको कि हीट ट्रांसफर इन वेरियस प्रोसेस फॉर क्लोज सिस्टम। देखिए प्रोसेस मैंने आपको बता रखा है क्या है, कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट प्रेशर, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, पॉलीट्रोपिक। 5 प्रोसेस मैंने आपको पढ़ाए थे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर स्टूडेंट बात करेंगे नंबर 1 क्या आएगा आपके पास में, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। पहला क्या है आपके पास में, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस की। इसकी बात करेंगे कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस की। चलिए और जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की इक्वेशन है वो क्या है आपके पास में कि d डैश क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डैश डब्ल्यू। अब ये जो इक्वेशन आपके पास में स्टूडेंट आई थी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में, इस इक्वेशन का अजम्पशन क्या है। देखिए स्टूडेंट थर्मोडायनेमिक्स क्या है, अजम्पशन बेस है पूरी आपकी। अगर आप एग्जाम के अंदर मान लीजिए अगर एसएससी जेईई का मेंस आएगा, मतलब पेपर सेकंड आएगा, वहां पर अगर इस डेरिवेशन को आप प्रूफ करोगे और अगर आप यहां पर अजम्पशन नहीं लिखोगे तो आपके मार्क्स क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे। तो ये जो इक्वेशन थी d डैश क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डैश डब्ल्यू, ये किसके लिए, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। कब, जब हम काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी चेंजेस आर नेग्लेक्टेड। जब हम काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी चेंजेस को क्या करेंगे, नेग्लेक्ट करेंगे, तब ये इक्वेशन आएगी आपके पास में d डैश क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस के डी डैश डब्ल्यू। अब हमारे पास में प्रोसेस क्या है, कांस्टेंट वॉल्यूम। तो यहां पर आपकी वॉल्यूम क्या रहेगी स्टूडेंट, कांस्टेंट रहेगी। और अगर मैं यहां पर वर्क की बात करूंगा तो क्या है, सिस्टम क्या है आपके पास में, क्लोज सिस्टम। और आपको मैंने बता रखा है कि डी डैश डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या है, पी इंटू डी वी। डी डैश डब्ल्यू इज इक्वल टू पी इंटू डी वी। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट होगी तो जो चेंज आएगा वो क्या आएगा आपके पास में, 0। तो यहां से आप देख सकते हैं कि कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में जो आपका वर्क डन आएगा वो क्या होगा आपके पास में, 0। तो इसका मतलब क्या है स्टूडेंट कि d डैश क्यू इज इक्वल टू डी यू। तो यहां से आप देख सकते हैं कि हीट ट्रांसफर इन अ क्लोज्ड सिस्टम, हीट ट्रांसफर d डैश क्यू इज इक्वल टू डी डैश डब्ल्यू। तो यहां से स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि हीट ट्रांसफर इन अ कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस d डैश क्यू इज इक्वल टू डी यू। तो यहां से स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि हीट ट्रांसफर इन अ कांस्टेंट वॉल्यूम क्लोज्ड सिस्टम प्रोसेस इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी। मान लीजिए स्टूडेंट कि ये एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है आपके पास में ये, और ये क्या है यहाँ पर आपकी गैस, और इसको हमने क्या कर दिया, इसको हमने नाम दिया, ये क्या है आपके पास में सिस्टम, और ये क्या है पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट। जब आप इस सिस्टम को हीट सप्लाई करोगे तो पिस्टन क्या है आपका, यहां से अप डाउन जाएगा। लेकिन हमने क्या किया, हमने इस पिस्टन को यहां पर क्या कर दिया स्टूडेंट, लॉक कर दिया कुछ इस तरीके से। ये जब आपने पिस्टन को लॉक किया तो यहां से जो वर्क था, वर्क क्या होगा आपके पास में, 0। तो इस सिस्टम को जितनी हीट सप्लाई करेंगे उससे उसकी इंटरनल एनर्जी में उतना ही चेंज आएगा। तो यहां से आप देख सकते हैं d डैश क्यू इज इक्वल टू डी यू, कि जितना हीट ट्रांसफर करेंगे इन अ कांस्टेंट वॉल्यूम क्लोज सिस्टम प्रोसेस इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी। क्लियर है ना आपको। चलिए लिखते हैं यहां पर कि हीट ट्रांसफर in a constant volume internal
ये तो क्लियर आपको हो ही गया होगा। चलिए नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करेंगे कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस की। सेकंड आपके पास में यहाँ पर आएगा कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, तो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस में सेम डी डैश क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डैश डब्ल्यू। क्या आएगा? डी डैश क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस के डी डैश डब्ल्यू। क्या लिख सकते हैं कि डी डैश क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस, ये क्या था आपके पास में, P इंटू डी वी। ये क्या था? रिवर्सिबल वर्क शुड क्रॉस द बाउंड्री। सिस्टम क्या होना चाहिए आपका? क्लोज सिस्टम। तभी हम इसको क्या करेंगे? अप्लाई करेंगे इस इक्वेशन को। चलिए डी डैश क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस पी इंटू डी वी। अब यहां पर क्या है कि जो प्रेशर है वो क्या है आपके पास में? कांस्टेंट। तो जब आपके पास में प्रेशर कांस्टेंट है, हम इतने बड़े एरिया की बात करें या इतने की बात करें, कितने की भी हम बात करेंगे, थ्रू आउट प्रेशर क्या रहेगा आपका? कांस्टेंट ही रहेगा। तो हम लिख सकते हैं कि डी डैश क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी, ये क्या आएगा आपके पास में? पी वी। और हम लिख सकते हैं यहां पर डी डैश क्यू इज इक्वल टू डी, कॉमन लेंगे यहां पर, यू प्लस पीवी। और स्टूडेंट आप सभी को पता है कि जो u प्लस पीवी होगा वो किसके इक्वल होगा? h के इक्वल होगा। तो यहां से क्या आएगा? d डैश q इज इक्वल टू डी एच। तो अगर मैं यहां पर कांस्टेंट प्रेशर की बात करूं तो कांस्टेंट प्रेशर के केस में जो हीट ट्रांसफर होगा इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी। जितना ही ट्रांसफर करेंगे उतना ही उसकी इंटरनल एनर्जी में चेंज आएगा। अभी मैंने आपको एंथैल्पी पढ़ाया था, तो यहां से भी आप उस एंथैल्पी को समझ सकते हैं कि व्हाट इज एंथैल्पी। अगर प्रेशर कांस्टेंट होगा, किसी सिस्टम को जितनी हीट सप्लाई करेंगे उसकी इंटरनल एनर्जी में उतना ही चेंज आएगा। बात समझ में आ रही है आपको? चलिए, तो यहां से क्या कह सकते हैं कि हीट ट्रांसफर इन अ कांस्टेंट प्रेशर क्लोज सिस्टम प्रोसेस इज इक्वल टू चेंज इन एंथैल्पी। चलिए इसको मैं लिख देता हूं यहां पर, हीट ट्रांसफर इन ए कांस्टेंट चेंज इन एंथैल्पी। और स्टूडेंट एक चीज आप ध्यान में रखना कि ये यहां से डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे आपके पास में कि हीट ट्रांसफर इन अ वेरियस प्रोसेस फॉर अ क्लोज सिस्टम। इस टॉपिक से एक क्वेश्चन के चांस रहते हैं कि 110% वो एग्जाम के अंदर आएगा ही आएगा, अगर इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आएगा कि अगर वॉल्यूम कांस्टेंट होगी तो जो हीट ट्रांसफर का चेंज होगा इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी, और अगर हीट ट्रांसफर के लिए ये प्रेशर कांस्टेंट होगा तो जो हीट ट्रांसफर होगी चेंज इन एंथैल्पी। चलिए नेक्स्ट हम यहां पर बात करेंगे आइडियल गैस की। For an ideal gas, तो देखिए चलिए यहां पर बात करेंगे फॉर एन आइडियल गैस की। अभी आपने दो प्रोसेस पढ़े, कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट वॉल्यूम में क्या था? हीट ट्रांसफर, जो चेंज इन हीट ट्रांसफर होगा इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी, और चेंज इन हीट ट्रांसफर इज इक्वल टू चेंज इन एंथैल्पी। किसके लिए? कांस्टेंट प्रेशर के लिए। तो फॉर एन आइडियल गैस की अगर मैं बात करूं यहां पर, तो यहां पर स्टूडेंट मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं कि U इज इक्वल टू mCV इंटू डेल्टा टी। लार्ज चेंज की बात करेंगे, और H इज इक्वल टू क्या आएगा? mCP इंटू डेल्टा टी। mCP इंटू डेल्टा टी। अगर मैं चेंज की बात करूं यहां पर, ये क्या है आपके पास में? डेल्टा, लार्ज चेंज। और अगर मैं यहां पर बात करता हूं स्मॉल चेंज की, तो यहां पर क्या आएगा आपके पास में? du इज इक्वल टू mCV इंटू डी टी। और यहां से स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि dH इज इक्वल टू mCP इंटू डी टी।
तो ये क्या है आपके पास में स्मॉल चेंज, ये क्या है आपके पास में लार्ज चेंज। और अब आप यहां से देख सकते हैं कि यहां से अगर मैं बात करूं, देखिए अगर मैं कांस्टेंट वॉल्यूम की बात करूंगा तो कांस्टेंट वॉल्यूम का क्या है, सिस्टम क्या है आपके पास में, क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम की बात करेंगे कंट्रोल मास। और अगर सिस्टम के अंदर क्या आपके पास में गैस, तो वहां पर जो CV की वैल्यू होगी वो क्या रहेगी आपके पास में, लगभग कांस्टेंट रहेगी। तो जो इंटरनल एनर्जी यहां से आएगा, यहां से आप देख सकते हैं इंटरनल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली। देखिए मान लीजिए ये क्या है आपके पास में, क्लोज सिस्टम है, ये क्या है, क्लोज सिस्टम, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट विदाउट वॉल्व। और ये क्या है आपके पास में गैस, और यही हमारा क्या है बच्चों यहाँ पर सिस्टम। जब मैं इस सिस्टम को यहाँ से हीट सप्लाई करूंगा, जब इस सिस्टम को यहां से हीट सप्लाई करूंगा और इस पिस्टन को यहां पर हमने कर दिया लॉक, ये तो जब मैं इस सिस्टम को हीट सप्लाई करूंगा, जितने सिस्टम को हीट सप्लाई करूंगा उतनी क्या बढ़ेगी, उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी। और इसका मतलब क्या है कि जितनी इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी उतना उसका क्या करेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ेगा तो इंटरनल एनर्जी भी इंक्रीज करेगी। तो जब भी मैं यहां पर बात करूंगा किसकी, कांस्टेंट वॉल्यूम की, तो कांस्टेंट वॉल्यूम के केस में जो इंटरनल एनर्जी होगी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली। जितना टेम्परेचर को बढ़ाएंगे उतनी ही उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी। ये स्टेटमेंट किसका था आपका, जूल्स लॉ का, कि फॉर एन आइडियल गैस U इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली इज नोन एज जूल्स लॉ। देखिए कि फॉर एन आइडियल गैस, फॉर एन आइडियल गैस U is a function of temperature only is known as Joule's law, is known as जूल्स लॉ। तो यहां से स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि फॉर एन आइडियल गैस, गैस क्या होनी चाहिए आपके पास में, आइडियल गैस, U इंटरनल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली। तो बेटा ये बहुत बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रखा है कि जो इंटरनल एनर्जी है वो किसका फंक्शन है, टेम्परेचर का, प्रेशर का, वॉल्यूम का। ऑप्शन में क्या दे सकता है, टेम्परेचर, टेम्परेचर प्रेशर, टेम्परेचर वॉल्यूम, या प्रेशर टेम्परेचर वॉल्यूम। तो यहां से आप देख सकते हैं कि फॉर एन आइडियल गैस U is a function of temperature only is known as Joule's law। इसको हम क्या कहेंगे यहां पर, Joule's law कहेंगे। चलिए नेक्स्ट हम यहां पर बात करते हैं रिलेशन की, कि जो Cp और Cv के बीच का रिलेशन क्या आएगा, ठीक है। तो शो दैट Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R फॉर एन आइडियल गैस। चलिए नेक्स्ट यहां पर हम देखते हैं टू शो दैट Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R, Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R फॉर एन आइडियल गैस, चलिए अब आपको यहां पर रिलेशन फाइंड करना है, शो करना है कि टू शो दैट Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R। तो अभी आपको एंथैल्पी की इक्वेशन क्या है आपके पास में, H इज इक्वल टू U प्लस PV। और अगर मैं यहां पर चेंज की बात करूंगा तो जो चेंज आएगा DH इज इक्वल टू DU प्लस DPV। फॉर एन आइडियल गैस की अगर मैं बात करूं, फॉर आइडियल गैस, ठीक है, तो क्या आएगा आपके पास में, DU इज इक्वल टू MCV इंटू DT, DH इज इक्वल टू MCP इंटू DT, और आप सभी को पता है क्या, PV इज इक्वल टू MRT। तो जब ये यहां पर पुट करेंगे तो कितना आएगा, MCP इंटू DT इज इक्वल टू MCV इंटू DT प्लस DMRT। क्लियर है ना आपको यहां तक, ठीक है। तो ये क्या आएगा, MCP
इंटू डी टी इज इक्वल टू एम सी वी इंटू डी टी। सिस्टम क्या है आपके पास में? क्लोज। एम कॉन्स्टेंट, आर कॉन्स्टेंट, तो एम आर इंटू डी टी। तो यहाँ से जो चेंज आएगा टेम्परेचर का, डी टी डी टी डी टी, ये क्या हो जाएगा आपका? कैंसिल आउट। मास क्या है? सेम, ये भी क्या हो जाएगा आपके पास में? कैंसिल आउट। तो जो रिमेन बचेगा ये क्या आएगा आपके पास में? सी पी इज इक्वल टू सी वी प्लस आर। तो यहाँ से क्या रिलेशन आएगा? सी पी माइनस के सी वी इज इक्वल टू आर। तो यहाँ से रिलेशन आएगा आपके पास में सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर। तो ये तो क्लियर आपको हो ही गया होगा। चलिए, अगर यहाँ पर हम बात करेंगे किसकी? एयर की। तो एयर के केस में अगर मैं बात करूँ यहाँ पर Cp की, तो Cp इज इक्वल टू 1.005 किलो जूल पर केजी केल्विन। Cv की वैल्यू कितनी आएगी आपकी यहाँ पर? Cv इज इक्वल टू 0.718 किलो जूल पर केजी केल्विन। और R की वैल्यू आएगी आपके पास में 0.287 किलो जूल पर केजी केल्विन। और यहाँ से जो R बार आएगा आपके पास में, यह आएगा आपके पास में, देखिए Cp क्या है? कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। Cv क्या है? कांस्टेंट वॉल्यूम। R क्या है आपके पास में? कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट। और R बार क्या आएगा आपके पास में? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। तो जो R बार की वैल्यू आएगी 8.314 किलो जूल पर केजी मॉल केल्विन, किलो जूल पर केजी मॉल केल्विन। और यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो गामा आएगा, गामा कितना आएगा आपके पास में? 1.4। तो ये सारे के सारे केस किसके लिए? आपके लिए, गामा के लिए। तो एयर की अगर हम बात करेंगे, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर क्या आएगी? ये आएगी। स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्या आएगी? ये आएगी। ये क्या है आपके पास में? कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। और ये क्या है आपके पास में? गामा। इनकी वैल्यू क्या आएगी? 1.4। तो ये किसके लिए था? आपका एयर के लिए। ठीक, चलिए अगर मैं यहाँ पर बात करूँ रिलेशन की, रिलेशन क्या है आपके पास में स्टूडेंट? कि Cp माइनस Cv इज इक्वल टू आर। अगर यहाँ से आपको पूछूं मैं कि भाई Cp क्या है और Cv की वैल्यू क्या है, तो कैसे कैलकुलेट आप करोगे? आपको रिलेशन पता है कि जो गामा है, गामा इज इक्वल टू क्या है? Cp बाय Cv। ये मैंने आपको बता रखा है लास्ट लेक्चर में कि गामा इज इक्वल टू क्या है? गामा क्या है आपका? रेशो है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। चलिए, आपको Cp और Cv की वैल्यू क्या करनी है? फाइंड करनी है। सबसे पहले आप यहाँ पर अगर मैं लिखूँ कि Cv इज इक्वल टू Cp बाय गामा, ठीक है। तो यहाँ पर इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करेंगे Cv की वैल्यू को, तो क्या आएगी? Cp माइनस के क्या आएगा? Cp अपॉन गामा इज इक्वल टू क्या आएगा? R। जब आप इनका एलसीएम लोगे तो गामा इंटू Cp माइनस के Cp इज इक्वल टू, गामा कहाँ पर जाएगा? इधर शिफ्ट हो जाएगा, गामा इंटू R। यहाँ से क्या लेंगे? Cp के लिए हमने कॉमन, Cp जब कॉमन लेंगे गामा माइनस 1 इज इक्वल टू गामा इंटू R। यहाँ से जो Cp की वैल्यू आपके पास में आएगी गामा इंटू R डिवाइडेड बाय गामा माइनस के 1। तो ये तो निकल के आएगी वैल्यू किसके लिए? Cp के लिए। अब हम यहाँ पर किसके लिए कैलकुलेट करेंगे? Cv के लिए। और ये जो Cp Cv की वैल्यू है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो देखिए यहाँ पर ये क्या आएगा आपके पास में? अगर मैं यहाँ पर बात करूँ किसके लिए? Cv के लिए, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि अगर लिखे Cp इज इक्वल टू गामा इंटू Cv। चलिए पुट करते हैं यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 में, तो क्या आएगा आपके पास में? गामा इंटू Cv माइनस Cv इज इक्वल टू R। Cv कॉमन लेंगे, Cv इज इक्वल टू कितना आएगा? गामा माइनस 1 इज इक्वल टू R। और Cv की जो वैल्यू आपके पास में आएगी वो कितनी आएगी? R अपॉन गामा माइनस के 1। ये जो दो रिलेशन है बच्चों, ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर हम देखेंगे कि कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस।
नेक्स्ट आएगा आपके पास में कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस या आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस। आप सभी को पता है कि अगर हम बात करेंगे आइसोथर्मल की, तो आइसोथर्मल में जो टेम्परेचर होगा वो क्या है आपके पास में, कांस्टेंट आएगा। चलिए इक्वेशन क्या है आपके पास में, डी डैश क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डैश डब्ल्यू। डी डैश क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस के डी डैश डब्ल्यू। और यहां पर आपको पता है टेम्परेचर क्या रहेगा आपके पास में, कांस्टेंट रहेगा। किस केस में, आइसोथर्मल प्रोसेस के केस में टेम्परेचर आपके पास में क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। और अगर हम यहां पर बात करें फॉर एन आइडियल गैस, आपको मैंने बताया था कि जो इंटरनल एनर्जी है इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। अगर आपके पास में टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तो इंटरनल एनर्जी भी क्या रहेगी आपके पास में, कांस्टेंट रहेगी। और अगर यहां पर मैं इंटरनल एनर्जी के चेंज की बात करूंगा तो जो इंटरनल एनर्जी का चेंज आएगा वो क्या आएगा, इक्वल टू 0। तो जब इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो क्या आएगा आपके पास में, डी डैश क्यू इज इक्वल टू डी डैश डब्ल्यू, डी डैश क्यू इज इक्वल टू डी डैश डब्ल्यू। अगर यहां पर बात करेंगे कि इसकी आइसोथर्मल प्रोसेस की, तो आइसोथर्मल प्रोसेस के केस में कि व्हेन एन आइडियल गैस अंडरगोज आइसोथर्मल प्रोसेस, हीट ट्रांसफर इज इक्वल टू वर्क ट्रांसफर। जितनी हीट ट्रांसफर करेंगे उतना ही हमें क्या मिलेगा, वर्क ट्रांसफर मिलेगा। चलिए इसको नोट कर लीजिएगा आप, मैं यहां पर लिख देता हूं कि व्हेन is converted into work। तो यहां से आप देख सकते हैं कि कंप्लीट हीट इज कन्वर्टेड इनटू वर्क। क्या है आपके पास में, अगर मैं आइसोथर्मल प्रोसेस की बात करूंगा, व्हेन एन आइडियल गैस अंडरगोज आइसोथर्मल प्रोसेस, हीट ट्रांसफर इज इक्वल टू वर्क ट्रांसफर। दैट व्हेन एन आइडियल गैस अंडरगोज आइसोथर्मल प्रोसेस। देखिए बेटे यहां पर ये काफी इंपॉर्टेंट है कि आइसोथर्मल प्रोसेस कंप्लीट हीट इज कन्वर्टेड इनटू वर्क। जितनी हीट सप्लाई करेंगे या जितनी हीट में चेंज आएगा उतना ही आपको क्या मिलेगा, वर्क मिलेगा। चलिए नेक्स्ट यहां पे हम देखेंगे एडियाबैटिक प्रोसेस। फोर्थ क्या आएगा आपके पास में, आइडियाबैटिक प्रोसेस। आइडियाबैटिक प्रोसेस आप सभी को पता है कि देयर is no heat transfer in adiabatic process. There is no heat transfer in adiabatic process, that is d dash q is equal to 0, that is d dash q is equal to 0। और लास्ट प्रोसेस जो है आपका इसमें वो है आपका पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। फिफ्थ यहां पर आपका आएगा पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। और इक्वेशन क्या है आपके पास में, d dash q is equal to du प्लस d dash w। अब यहां पर आइडियल गैस अंडरगोइंग पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। ये क्या है, आइडियल गैस अंडरगोइंग पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। तो यहां से आप देख सकते हैं कि जो du आएगा वो क्या आएगा, mcv इंटू dt। और जो पॉलीट्रॉपिक का वर्क स्टूडेंट आएगा वो क्या है, P1v1 माइनस के P2v2 अपॉन n माइनस 1। तो इस वैल्यू को du की और d डैश को हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो क्या आएगा, d डैश q पॉली इज इक्वल टू
एम सी वी इंटू डी टी कितना आएगा प्लस P1 V1 माइनस के P2 V2 बाई n माइनस के 1। तो क्या आएगा आपके पास में P1 V1 माइनस के P2 V2 बाई n माइनस के 1। तो यहाँ से क्या है कि अभी हमने देखा था कि जो CV है CV इज इक्वल टू R अपॉन गामा माइनस के 1, ये रिलेशन था आपका। CV की वैल्यू पुट करेंगे तो M इंटू R अपॉन गामा माइनस 1 इंटू डी टी प्लस P1 V1 माइनस के P2 V2 अपॉन n माइनस के 1। ये अब dt क्या है आपके पास में, चेंज किसका, टेम्परेचर का। तो ये लिख सकते हैं T2 माइनस के T1। तो यहां से क्या आएगा m इंटू डी डैश क्यू पॉली इज इक्वल टू क्या आएगा m इंटू R और क्या आएगा T2 माइनस के T1 अपॉन गामा माइनस 1 प्लस P1 V1 माइनस के P2 V2 अपॉन n माइनस के। देखिए जब आप इसके अंदर मल्टीप्लाई करोगे MRT2 माइनस के MRT1, आप सभी को पता है कि PV इज इक्वल टू MRT। ये क्या है P1 V1 R कांस्टेंट T1। तो P1 V1 MRT1 MRT2, तो यहां से डायरेक्ट अगर मैं लिखूं कि D डैश Q पॉली इज इक्वल टू क्या आएगा आपके पास में P2 V2 माइनस के P1 V1 अपॉन गामा माइनस 1 प्लस P1 V1 माइनस के P2 V2 अपॉन n माइनस के 1। अगर यहां से मैं माइनस कॉमन लूंगा तो क्या आएगा माइनस, क्या आएगा P1 V1 माइनस के P2 V2 अपॉन गामा माइनस 1 प्लस P1 V1 माइनस के P2 V2 बाय n माइनस के 1। और स्टूडेंट अगर मैं यहाँ से P1 V1 माइनस के P2 V2 कॉमन लूँगा तो क्या आएगा आपके पास में D डैश Q पॉली इज इक्वल टू P1 V1 माइनस के P2 V2 और बेटा ये क्या आएगा आपके यहाँ पर प्लस 1 अपॉन n माइनस के 1। ये क्या आ जाएगा आपके पास में माइनस के 1 अपॉन गामा माइनस के 1। और जब यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा आपके पास में P1 V1 माइनस के P2 V2, ये क्या जाएगा गामा माइनस 1 और इधर जब जाएंगे माइनस के n प्लस के 1 डिवाइडेड n माइनस के 1 गामा माइनस के 1, ये आ जाएगा आपके पास में पूरी टर्म। और ये जो पूरी टर्म आपके पास में यहाँ पर आएगी ये क्या है D डैश Q पॉली। अब देख सकते हैं स्टूडेंट कि ये जो -1 है, -1 से +1 क्या हो जाएगा आपका कैंसिल आउट। तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, चलो मैं रफ करके यहाँ लिख देता हूँ इसको, ठीक है। तो यहाँ से क्या रिलेशन आपके पास में आएगा, देखिए D डैश Q पॉली, D डैश Q पॉली इज इक्वल टू देखिए P1 V1 माइनस के P2 V2 ब्रैकेट गामा माइनस n डिवाइडेड बाय कितना आएगा n माइनस 1 और ये क्या जाएगा आपके पास में गामा माइनस के 1। और ये जो पूरी क्वांटिटी आपके पास में स्टूडेंट यहाँ पर आएगी P1 V1 माइनस P2 V2 अपॉन गामा माइनस 1, ये क्या है आपका वर्क है किसका पॉली का। तो यहाँ से डायरेक्ट हम लिख सकते हैं कि D डैश Q पॉली इज इक्वल टू क्या आएगा वर्क डन किसका आएगा पॉली का इन ब्रैकेट गामा माइनस n अपॉन गामा माइनस के 1। ये आएगा आपके पास में यहाँ से एक रिलेशन कि इतना ही ट्रांसफ़र करेंगे तो वो किसके इक्वल होगा
पॉलीट्रोपिक वर्क इनटू गामा माइनस वन डिवाइडेड गामा माइनस एन डिवाइडेड बाय गामा माइनस के वन। तो यहां पर जितना ही ट्रांसफर करेंगे, जितना चेंज आएगा वो किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा। ये तो यहां तक क्लियर होगा आपको। अब यहां पर हम बात करेंगे पॉलीट्रोपिक स्पेसिफिक हीट की। चलिए, तो नेक्स्ट यहां पर आपका आएगा पॉलीट्रोपिक स्पेसिफिक हीट, पॉलीट्रोपिक स्पेसिफिक हीट, और इसको बच्चों हम डिनोट करेंगे यहां पर सी पॉली। अभी हमारे पास में एक रिलेशन आया था डी डैश क्यू पॉली इज इक्वल टू गामा माइनस एन डिवाइडेड बाय गामा माइनस वन इंटू वर्क क्या आया था हमारे पास में, पॉलीट्रोपिक वर्क P1 V1 माइनस के P2 V2 बाय N माइनस के 1। ये रिलेशन अभी हमारे पास में स्टूडेंट आया था। आप सभी को इस रिलेशन का पता है कि क्या है। अब आपको पॉलीट्रोपिक स्पेसिफिक हीट सी पोली आपको जानना है कि सी पोली आपका क्या है। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं ये क्या है, Q इज इक्वल टू MC डेल्टा टी। Q जो होगा Q इज इक्वल टू MC डेल्टा टी। आपको इस इक्वेशन को इस फॉर्मेट में लेके आना है। वहां से आपको पता चलेगा कि जब आप इस इक्वेशन को इससे कंपेयर कराओगे तो वहां से आपको मिलेगी पॉलीट्रोपिक स्पेसिफिक हीट। चलिए स्टार्ट करते हैं यहां पर। तो ये क्या आएगा आपके पास में, डी डैश क्यू पॉली इज इक्वल टू, देखिए अभी हमने रिलेशन पता किया था, यहां से क्या देख सकते हैं, पहले देखिए आप गामा माइनस एन अपॉन गामा माइनस के 1, और ये जो रिलेशन है PV इज इक्वल टू MR T1 P1 V1। तो यहां से क्या आएगा आपके पास में, MR हमने क्या लिया बच्चों, यहां पर कॉमन ले लेंगे, कितना आएगा T1 माइनस के T2 डिवाइडेड बाय N माइनस के 1, T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाय N माइनस के 1। और यहां से अगर मैं इसकी बात करूंगा, ये आप सभी को पता है ये क्या है बच्चों, R अपॉन गामा माइनस 1। अभी हमने देखा था कि जो CV है, CV इज इक्वल टू क्या था, R अपॉन गामा माइनस के 1। पुट करेंगे यहां पर तो क्या आएगा, D डैश क्यू पॉली इज इक्वल टू गामा माइनस N, ये आ जाएगा आपके पास में, इनटू क्या आएगा बच्चों आपके पास में यहाँ पर N माइनस 1 को यहाँ पर लिख सकते हैं N माइनस के 1 इंटू R अपॉन गामा माइनस 1 कितना आएगा, CV इंटू M, ये क्या आएगा T1 माइनस के T2। अगर स्टूडेंट यहाँ से मैं माइनस बाहर कॉमन लूँगा तो कितना आएगा, T2 माइनस के T1। तो देखिए डी डैश क्यू पॉली इज इक्वल टू गामा माइनस एन डिवाइडेड बाय एन माइनस के 1 इंटू CV इंटू M, और ये क्या आएगा आपके पास में, माइनस मैंने बाहर लिया यहाँ से, माइनस कितना आएगा T2 माइनस के T1, या डायरेक्ट में लिख सकता हूँ यहाँ पर कितना आएगा DT। ये कितना आ जाएगा यहाँ पर, T2 माइनस T1 क्या आएगा, चेंज इन टेम्परेचर। चलिए देखते हैं इसको यहाँ पर। तो यहाँ से क्या आएगा आपके पास में, D डैश क्यू पॉली इज इक्वल टू, जब आप इस माइनस की मल्टीप्लाई, ये बेटा माइनस यहाँ पर इसके साथ में ही है, मल्टीप्लाई में नहीं आया, ये क्या है इसका, ऐसा बोल सकते हैं यहाँ पर। ये जब आप इस माइनस की मल्टीप्लाई बाहर करेंगे तो कितना आएगा आपके पास में, N माइनस के गामा डिवाइडेड बाय कितना आएगा, N माइनस के 1 इंटू CV इंटू M इंटू डेल्टा T इंटू DT। अब इस इक्वेशन को मैं कुछ इस तरीके से लिखूंगा यहाँ पर, तो क्या आएगा, D डैश क्यू पॉली इज इक्वल टू M, और ये कितना आएगा, N माइनस के गामा डिवाइडेड बाय N माइनस के 1 इंटू CV इंटू DT। जब आप इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से कंपेयर करोगे तो यहां से जो कंप्लीट क्वांटिटी निकल कर आएगी, ये इट इज कॉल्ड
पॉलीट्रॉपिक स्पेसिफिक हीट। तो यहां से क्या आएगा, सी पॉली इज इक्वल टू n माइनस के गामा डिवाइडेड बाय n माइनस 1 इंटू सी बी। ये क्या है स्टूडेंट आपके पास में, पॉलीट्रॉपिक स्पेसिफिक हीट। ये क्या आएगा आपके पास में, पॉलीट्रॉपिक स्पेसिफिक हीट। अब सवाल ये है कि आप सभी को पता है कि जो n की वैल्यू है, n की वैल्यू किससे, 1 से बड़ी होगी और गामा से क्या होगी, छोटी होगी। तो यहां से आप देख सकते हैं कि जो पॉलीट्रॉपिक की अगर हम बात करेंगे, n की वैल्यू इज ग्रेटर देन 1 लेस देन गामा, और गामा क्या है आपका यहाँ पर, नेगेटिव। अगर गामा यहाँ पर आपका नेगेटिव है तो ये जो वैल्यू आएगी क्या आएगी आपके पास में, नेगेटिव। n-1 ये क्या आएगा आपके पास में, पॉजिटिव। तो जो सी पॉली है आपके पास में, जो स्पेसिफिक हीट है आपकी पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस की, वो क्या है आपके पास में, नेगेटिव। तो यहाँ से लिख सकते हैं सी पॉली इज इक्वल टू नेगेटिव। तो जो सी पॉली आएगी ये क्या आएगी आपके पास में यहाँ पर, नेगेटिव। अब स्टूडेंट यहाँ पर हम समझेंगे कि अगर आपकी पॉलीट्रॉपिक स्पेसिफिक हीट नेगेटिव है तो उसका मतलब क्या है, क्यों ये आपकी नेगेटिव आई पॉलीट्रॉपिक स्पेसिफिक हीट। चलिए उसको हम देखते हैं छोटे से एग्जांपल से। आप इसको नोट कर लीजिएगा पहले, या आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा आप, ठीक है। चलिए अब देखते हैं यहाँ पर कि नेगेटिव पॉलीट्रॉपिक स्पेसिफिक हीट का मतलब क्या है। d-q इज इक्वल टू गामा माइनस n अपॉन गामा माइनस 1 और इंटू W पॉली। ठीक है, यहाँ पर हम बात करेंगे कि जो सी पॉली है नेगेटिव, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है। तो यहाँ क्या है आपके पास में, d-q इज इक्वल टू गामा माइनस n डिवाइडेड बाय गामा माइनस 1 इज इक्वल टू W पॉली। और आप सभी को पता है कि जो n है, n की वैल्यू 1 से बड़ी और किससे, गामा से क्या होगी आपकी, छोटी होगी। और गामा की वैल्यू a के लिए कितना है आपके पास में, 1.4, और n की वैल्यू आपकी प्लस भी हो सकती है माइनस भी, मतलब पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और इनफाइनाइट भी हो सकती है। लेकिन हमने अवर कन्वीनियंस के हिसाब से जो n की वैल्यू यहाँ पर रखी वो कितनी है, 1.2। जनरली हम लेके चलेंगे थर्मोडायनेमिक्स के अंदर कि जो n की वैल्यू होगी वो हमेशा 1 से बड़ी और गामा से छोटी होगी। तो गामा कितना है, 1.4, n कितना है, 1.2। यहाँ पर देखेंगे कि d-q पॉली कितना आएगा, गामा कितना है, 1.4 माइनस के 1.2 डिवाइडेड बाय 1.4 माइनस के 1, और ये कितना आएगा आपका W पॉली। तो अगर मैं बात करूँ Q पॉली की, यहाँ पर अब Q पॉली इज इक्वल टू, ये कितना आएगा, 0.2 डिवाइडेड बाय कितना आएगा, 0.4 इंटू W पॉली। इस पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट, तो कितना आएगा आपके पास में, 2 2 जा 4। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं 1/2 W पॉली। तो यहाँ से आप देख सकते हैं जो वर्क आएगा पॉलीट्रॉपिक के लिए, W पॉली इज इक्वल टू 2 इंटू Q पॉली। तो देखिए यहाँ से क्या है, मान लीजिए अगर Q पॉली आपके पास में कितना है, 20 किलो जूल, तो जो W पॉली आपके पास में आएगा वो कितना आएगा, 40 किलो जूल। ये Q पॉली इज इक्वल टू 20 किलो जूल, W पॉली इज इक्वल टू 40 किलो जूल। चलिए इसको एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए बच्चों कि ये एक बैंक है और इस बैंक के अंदर आपका सैलरीड अकाउंट है। इस बैंक के अंदर क्या है आपके पास में, सैलरीड अकाउंट, और आपकी हर महीने की जो सैलरी है वो कितनी है आपके पास में, 20,000। जो हर महीने आपको सैलरी मिलती है वो कितनी मिलती है, 20,000 रुपये पर मंथ। एक महीने में आपको जरूरत पड़ी किसकी, 40,000 की। आपके फ्रेंड ने बोला कि भाई मेरे को 40,000 की नीड है, तो अब आपने उसको कितना, 40,000 रुपीज़ दिया। क्या ये पॉसिबल है कि अगर आपकी सैलरी 20,000 रुपीज़ है, क्या आप इस बैंक से निकाल कर अपने फ्रेंड को 40,000 दे सकते हो? अगर हीट कितना है, 20 किलो जूल इस सिस्टम को हम सप्लाई करेंगे, क्या ये पॉसिबल है कि हमें वर्क मिल जाएगा कितना, 40 किलो जूल? यस, इट इज़ पॉसिबल।
जैसे ये बैंक है, अगर मैं सिस्टम की बात करूं, इस सिस्टम के पास में कुछ इंटरनल एनर्जी होगी। मान लीजिए इसने बैंक में सैलरी कितनी आ रही है 20,000 रुपीज, और यहां से निकाल के इसने अपने फ्रेंड को कितना दिया 40,000 रुपीज। अब जो 20,000 रुपीज एक्स्ट्रा था, जो उसके बैंक की सेविंग थी, जो उसके अकाउंट मतलब जो बैंक में उसका अकाउंट था उसमें जो सेविंग थी वो कितने आपके पास में 20,000। सैलरी कितनी आई 20,000, तो 20,000 उसके पास में सेविंग थी, 20,000 यहाँ से सैलरी आई, टोटल कितना हुआ 40,000। वो उसने अपने फ्रेंड को दिया, कितना 40,000 रुपीज उसने अपने फ्रेंड को दे दिया। सेम अब यहां पर सिस्टम को हीट सप्लाई कितना किया 20 किलो जूल, और वर्क हमें कितना मिला 40 किलो जूल। तो जो 20 किलो जूल वर्क आपको एक्स्ट्रा मिलेगा वो कहां से मिलेगा, इस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी से। अब सिस्टम को हीट सप्लाई भी कर रहे हैं, उसके बावजूद भी इस सिस्टम का टेम्परेचर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, बिकॉज उसकी इंटरनल एनर्जी घटेगी। जो 20,000 ये 20 किलो जूल एक्स्ट्रा वर्क मिला, हमने हीट सप्लाई कितना किया 20 किलो जूल, वर्क कितना मिला 40 किलो जूल। तो जो 20 किलो जूल एक्स्ट्रा वर्क मिलेगा वो कहां से मिलेगा, उसकी इंटरनल एनर्जी से। हमने हीट सप्लाई किया बट उसके बावजूद भी इस सिस्टम का टेम्परेचर घटेगा क्योंकि उसकी स्पेसिफिक हीट घटेगी। तो यहाँ से आपको वर्क मिलेगा कहाँ से, इंटरनल एनर्जी से। 20 किलो जूल हीट सप्लाई किया सिस्टम को, 40 किलो जूल आपको वर्क मिला। तो ये स्टूडेंट मतलब है नेगेटिव पॉलीट्रोपिक स्पेसिफिक हीट का। चलिए मैं बोर्ड पर डेफिनेशन लिख देता हूँ, आप उसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और जितना मैं रेडिंग से लिखता हूँ बेटे वो डायरेक्ट आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं आपके। 4 n इज ग्रेटर देन 1। तो यहाँ क्या है कि ठीक है, तो ये क्या है पॉलीट्रोपिक स्पेसिफिक हीट, मैंने आपको बताया जो n है वो ग्रेटर देन 1 होगा, लेस देन क्या होगा गामा होगा। तो C पोल इज नेगेटिव, दैट इज फॉर सच अ प्रोसेस व्हेन हीट इज एडिड देयर इज डिक्रीज इन टेम्परेचर। मैंने आपको भी बताया था कि टेम्परेचर कैसे आपका डिक्रीज होगा। दिस इज बिकॉज कंपेयर टू हीट ट्रांसफर द वर्क ट्रांसफर इज मोर। This extra work transfer comes from the internal energy of the system. As the internal energy decreasing, the temperature is also decreasing. ये भी आपको बताया था कि जो internal energy है is a function of temperature only. क्लियर है ना आपको यहाँ तक। चलिए लास्ट हम यहाँ पर देखेंगे टू डिराइव पी वी टू द पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, आइडियाबैटिक प्रोसेस की जब भी हमने बात करी हमने एक इक्वेशन लिखी पी वी टू द पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो वो इक्वेशन कहाँ से आई उसको आज हम डिराइव करेंगे। क्या है कि टू डिराइव पी वी टू द पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, to derive P V to the power gamma is equal to constant for adiabatic process और adiabatic process। क्लियर है। चलिए इस इक्वेशन का हम बार बार यूज करते थे कि P V to the power gamma is equal to constant, P V to the power gamma is equal to constant। तब मैंने आपको बताया था कि इसकी जो डेरिवेशन है वो मैं आपको कराऊंगा किसमें, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में। अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की इक्वेशन क्या है कि D डैश Q इज इक्वल टू DU प्लस D डैश W। ये क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की इक्वेशन है कि D डैश Q इज इक्वल टू DU प्लस के D डैश W। अब यहाँ से आइडियल गैस अंडरगोइंग आइडियाबैटिक प्रोसेस की अगर हम बात करेंगे, किसकी, आइडियल गैस अंडरगोइंग एडियाबैटिक प्रोसेस। तो जब हम एडियाबैटिक प्रोसेस की बात करेंगे आप सभी को पता है कि D डैश Q इज इक्वल टू कितना आएगा आपके पास में 0। तो यहाँ से क्या आएगा DU प्लस D डैश W इज इक्वल टू कितना आएगा 0। और यहाँ से क्या निकल के आएगा आपके पास में, ये क्या आ जाएगा MCV इंटू DT इज इक्वल टू माइनस के P इंटू D।
dV। यहाँ से आएगी आपके पास में इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये किसके लिए है वैसे? आपका नॉन फ्लो प्रोसेस के लिए। सेकंड अगर हम यहाँ पर बात करेंगे, क्या आएगा आपके पास में? H इज इक्वल टू यू प्लस पी वी। H इज इक्वल टू क्या आएगा आपके पास में? U प्लस पी वी। ये क्या है यहाँ पर आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और यह आएगी यहाँ पर इक्वेशन नंबर सेकंड। क्या है? H इज इक्वल टू यू प्लस पी वी। अब अगर यहाँ पर हम बात करेंगे चेंज की, तो चेंज कितना आएगा? DH इज इक्वल टू डी यू प्लस डी, ये क्या आएगा आपके पास में? P इंटू। चलिए, तो यहाँ से जो DH आएगा आपके पास में, DH कितना आएगा? ये पहले इसको एक्सपेंड कर देते हैं। ये क्या आएगा आपके पास में? प्रेशर क्या है आपके पास में? कांस्टेंट। ये क्या आपके पास में यहाँ पर? वॉल्यूम। तो क्या आएगा? DH इज इक्वल टू डी यू। जब इसका आप इंटीग्रेट करोगे तो कितना आएगा? प्लस के P इंटू डी वी प्लस के V इंटू कितना आएगा आपके पास में? dP, V इंटू डी। और अगर मैं यहाँ पर बात करूँ किस क्वांटिटी की? इस क्वांटिटी की जो du प्लस पी डी वी है, इसको हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर डियर? d डैश क्यू। तो यहाँ से क्या आएगा आपके पास में? DH इज इक्वल टू V इंटू डी पी। डायरेक्ट अगर हम कहें इसको क्या लिख सकते हैं? mCp इंटू डी टी इज इक्वल टू कितना आएगा? V इंटू डी पी। यहाँ से आ जाएगी, मान लीजिए इस इक्वेशन को बोल दीजिए यहाँ पर 1, ठीक है, A, और ये इक्वेशन है आपके पास में यहाँ पर B। इक्वेशन नंबर क्या आ जाएगी आपके पास में? B। ये इक्वेशन फर्स्ट है, इक्वेशन सेकंड। अगर मैं करूँ B डिवाइडेड बाय A, ये क्या है आपके पास में कि mCp इंटू डी टी इज इक्वल टू कितना आएगा आपके पास में? V इंटू डी पी। और यहाँ से जो आपके पास में इक्वेशन A है वो कितना है? mCv इंटू डी टी, और कितना आएगा आपके पास में? माइनस के P इंटू डी वी। देखिए मास क्या है? सेम मास कैंसिल आउट हो जाएगा, डी टी क्या हो जाएगा आपके पास में? कैंसिल आउट। सी पी बाई सी वी क्या आएगा आपके पास में? गामा। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि V इंटू डी पी डिवाइडेड बाय P इंटू डी वी माइनस इज इक्वल टू सी पी बाय सी वी, और इसको हम क्या कहेंगे यहाँ पर? गामा। चलिए इसको आप नोट करते चलिएगा साथ साथ। अब ठीक है, तो यहाँ से क्या आएगा आपके पास में कि V इंटू डी पी डिवाइडेड बाय माइनस के P इंटू डी वी इज इक्वल टू कितना आएगा? गामा। तो यहाँ से कितना आएगा आपके पास में? अगर मैं लिखूँ कि डी पी बाय पी इज इक्वल टू गामा, और ये करेंगे माइनस इंटू डी वी बाय वी। इस पूरी क्वांटिटी को जब इधर शिफ्ट करेंगे तो कितना आएगा? डी पी बाय पी प्लस गामा इंटू डी वी बाय वी इज इक्वल टू कितना आएगा स्टूडेंट आपके पास में? 0। जब बोथ साइड में आप लोग लोगे तो क्या आएगा आपके पास में? एल एन पी प्लस गामा इंटू एल एन वी प्लस कॉन्स्टेंट 0 कितना हो जाएगा आपके पास में? एल एन कॉन्स्टेंट। या हम लिख सकते हैं कि एल एन पी प्लस एल एन वी टू द पावर गामा इज इक्वल टू एल एन सी। लॉग एम प्लस लॉग एन क्या आएगा आपके पास में? एल एन पी वी टू द पावर गामा इज इक्वल टू एल एन सी। ये क्या हो जाएगा आपस में? आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। जब ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या बचेगा? पी वी टू द पावर गामा इज इक्वल टू सी। और यही स्टूडेंट आपको प्रूफ करना था कि पी वी टू द पावर गामा इज इक्वल टू क्या है? कांस्टेंट। ठीक, अब ये इक्वेशन जो आपके पास में निकल के आई, इस इक्वेशन का यूज हम कहाँ पर करेंगे वो मैं लिखवा देता हूँ आपको। ठीक है, अब ये जो इक्वेशन आपके पास में आई, दिस इक्वेशन, ये जो इक्वेशन है, दिस इक्वेशन ओपन सिस्टम, ओपन सिस्टम।
देखिए स्टूडेंट, जो इक्वेशन आपके पास में आई पी वी टू द पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, इस इक्वेशन को प्रूव करने के लिए हमने इक्वेशन लगाई डी डैश क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी। क्या थी? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, अजम्पशन इफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल चेंजेस आर नेग्लेक्टेड। सेकंड, ये क्या था? फॉर एन आइडियल गैस, आइडियल गैस के लिए हमने इस इक्वेशन को क्या किया? प्रूफ किया। वहां पर क्या था? आइडियल गैस के लिए जो क्लोज सिस्टम की अगर हम बात करेंगे डी डैश क्यू इज इक्वल टू 0। तो यहां से क्या है? दिस इक्वेशन पी वी टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट इज वैलिड फॉर एन आइडियल गैस अंडरगोइंग रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस। प्रोसेस क्या होना चाहिए आपके पास में? रिवर्सिबल, जो सेम पाथ को फॉलो करेगा, किसमें? रिवर्स डायरेक्शन में, विदाउट लिविंग एनी इफेक्ट सिस्टम एंड सराउंडिंग। ठीक है, अब सबसे जो बड़ा क्वेश्चन है वो ये है कि जो इक्वेशन है पी वी टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, दिस इक्वेशन इज एप्लीकेबल फॉर बोथ क्लोज्ड एंड ओपन सिस्टम। इस इक्वेशन का हम यूज करेंगे किसके लिए? क्लोज सिस्टम के लिए भी और ओपन सिस्टम के लिए भी। बात समझ में आ रही है ना आपको? ठीक है, क्योंकि हमने दो इक्वेशन यहाँ पर यूज करी। पहली क्या थी? डी डैश क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस के पी डी वी। सेकेंड इक्वेशन H इज इक्वल टू यू प्लस के पी वी। ये क्या थे आपके पास में? नॉन फ्लो के लिए। ये किसके लिए है? आपकी फ्लो के लिए। क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था कि जो इंटरनल एनर्जी और एंथैल्पी है, इंटरनल एनर्जी क्या है? माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ एनर्जी। एंथैल्पी क्या है? माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ एनर्जी। लेकिन जो एंथैल्पी है वो क्या है? फ्लोइंग फ्लूइड। इंटरनल एनर्जी क्या है? स्टेशनरी फ्लूइड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।